अस्सलाम वालेकुम। yasinanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर यासीन आपके साथ हाजिर है। ये प्लेटफॉर्म भी यूट्यूब चैनल यानी एनआई ऑन मार्केट का ही हिस्सा है और डेली बेसिस पे तकरीबन डेली बेसिस पे आपसे मुलाकात होती है। जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं वो आपके साथ शेयर किए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट खबर यानी आज पहले बात तो ये है कि 28 दिसंबर हो चुका है। सिर्फ 2 से 3 दिन रह गए इस साल को ख़त्म होने में, इस महीने को ख़त्म होने में, इस क्वार्टर को ख़त्म होने में, इस हाफ ईयरली को क्लोज होने में सिर्फ 3 दिन रह गए। और जैसे कि पहले भी मैंने आपसे ये कहा कि ये जो 4 क्वार्टर होते हैं और आखिरी क्वार्टर का ये आखिरी दिन चल रहे हैं और बड़ी इंपॉर्टेंस होती है और बहुत सारी बातें डेली बेसिस पे आपसे जिक्र होता है। और ख़ास तौर पे हम 2 दिन से बल्कि लास्ट जो थर्सडे को मार्केट थी और उसके बाद फ्राइडे, सैटरडे, संडे मार्केटें बंद रहीं। कल बरोज़, पीर, मंडे को भी कुछ मार्केटें बंद थीं। मैंने आपसे कुछ जिक्र भी किया था कि कौन कौन सी मार्केटें बंद हैं। ये जिक्र हुआ था कि कल यूके की मार्केटें बंद थीं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, हांगकांग, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका कल मंडे को ही मार्केटें बंद थीं। अमेरिका की मार्केट खुली थी लेकिन वॉल्यूम रिड्यूस्ड लेवल में था। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर जो सबसे ज़्यादा हम ये देख रहे हैं कि और पिछले कई सालों से, बल्कि मैं आपके साथ कई महीनों से इसी बात का जिक्र करता चला आ रहा हूँ कि जनाब एक ऑल टाइम हिस्ट्री हाई, तारीख की बुलंद तरीन सतह अमेरिका की स्टॉक मार्केटों ने तहैया कर लिया है कि मार्केटों को ज़बूहाली का शिकार नहीं होना, डाउनफॉल नहीं होना, गिरना नहीं है और यही कुछ हो रहा है। अब ये महीने का आखिरी और साल का आखिरी दिन चल रहा है। हमारे सामने 2 बातें बड़ी सामने आ रही है कि जनाब एक सांता रैली आई हुई है। वो सांता क्लाउज जो होता है क्रिसमस हॉलीडेज में रेड कलर के कपड़े पहन के वो टॉफीज और चॉकलेट्स देते हैं, दैट इज उसको एक्सट्रैक्ट किया गया है कि सो कॉल्ड सांता रैली कि जनाब एक तो सांता रैली आ रही है और सांता रैली आई भी। कल भी हमने देखा कि अमेरिका की जो स्ट्रीमलाइन इंडेक्स है S&P, डाउ जोन्स, नैस्डैक, वो तारीख की बुलंद तरीन सतहों को क्रॉस करती चली गई और आज भी कुछ सूरत हाल यही हम देख रहे हैं। एक तो सांता रैली बड़ा कॉमन वर्ड हुआ है, कई सालों से हम सुन रहे हैं। और फिर इस तरीके से जब एक कोई न्यू ईयर शुरू होने वाला होता है और जब क्लोजिंग होती है किसी साल की, तो उसमें नॉर्मली हमने ये देखा है कि जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी कंपनीज हैं, वो ये चाहते हैं कि उनकी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो खूबसूरत नजर आए, उनकी जो फाइनेंशियल जो फिगर्स हैं वो अच्छा रिफ्लेक्ट करें ताकि उनकी पूरी जो एक बिजनेस मार्केट है, एक कम्युनिटी में, उनको वो दिखा सकें कि जनाब हमारी कंपनी ने इतना प्रॉफिट अर्निंग की, इतने रेवेन्यू जनरेट किए, इतना EPS उनका आया। तो वो तमाम कोशिश ये करते हैं कि उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट खूबसूरत दिखाई दे, नंबर्स बड़े बड़े दिखाई दें ताकि उनकी अगले साल आने वाले वक्त में उनकी मार्केट वैल्यू और ज्यादा बढ़ सके। इन्हीं बेसिस पे हमने देखा है कि सांता रैली और न्यू ईयर जो आने वाला होता है या क्लोजिंग ईयर होता है, इस हवाले से भी मार्केटों में तेजी दिखाई देती है। और कल भी हमने यही देखा कि हालांकि 50% मार्केटें दुनिया भर की बंद थी, उसके बावजूद स्टॉक्स में तेजी आई और तारीख की बुलंद तरीन सतहों पर स्टॉक्स चलते चले गए। और आज भी कुछ सूरत हाल बरक्स नहीं है। अच्छा, इसके साथ हमने देखा कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो पिछले दिनों $62 और $66 भी हो गई थी, यानी 87 से गिरते गिरते $62 तक जब मार्केट आए, $25 रिड्यूस हुआ। उसके बाद हमने देखा कि मार्केटें जो है क्रूड ऑयल की फिर ऊपर आना शुरू हो गई। खबर क्या लगाई कि जनाब 15-20 दिन पहले जो वो कहानियां राग अलाप रही थी पूरी दुनिया की, जो ज़राए इब्लाग थे कि जनाब ओमिक्रॉन कोरोना वायरस का वेरिएंट आ गया है। हमने इससे पहले भी देखा कि डिफरेंट वेरिएंट्स आए, अल्फा, बीटा, गामा। पहले कहा गया कि चाइनीज वेरिएंट है, फिर इंडियन वेरिएंट है या साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है, तो उसका नाम इन्होंने चेंज कर दिया कि जनाब आप अल्फा, बीटा, गामा और ओमिक्रॉन को देखें। तो बहरहाल जब ओमिक्रॉन की कहानी हमारे पास 15-20 दिन पहले आई तो ये हुआ कि स्टॉक्स गिर जाएंगे, लॉकडाउन शटडाउन हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। और अब खबर यह आ रही है कि ओमिक्रॉन जो अपनी शिद्दत के साथ जो आया था, सिर्फ ज़राए इब्लाग और इंटरनेशनल मीडिया पे ही शिद्दत के साथ आया था, अदरवाइज अभी तक 2 या 3 लोग जो है वो उनकी डेथ्स हुई हैं। तो बहरहाल ओमिक्रॉन ने अपनी इंटेंसिटी को डिसॉल्व कर दिया, खत्म कर दिया और कहीं दुनिया में कोई इन बेसिस पे शटडाउन और लॉकडाउन नहीं होगा। इस बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस जब ओमिक्रॉन आया तो $66 तक नीचे डिक्लाइन हो गई थी।
आज यही क्रूड ऑयल $10 प्लस खड़ा हुआ है, $76 को अबूर कर गया। वजह क्या है कि जनाब ओमिक्रॉन जायल हो गया है और अब कोई लॉकडाउन शटडाउन नहीं होगा, दुनिया के तमाम ट्रैवल जो है वो चलते रहेंगे, जहाज, हवाई जहाज और आपकी जो गाड़ियां हैं, ट्रक्स हैं, ये कोई लॉकडाउन का शिकार नहीं होगा, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि तेल की डिमांड में इजाफा मुस्तकिल रहेगा, जिसकी वजह से प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ हमारे पास ओपेक की भी खबर है कि ओपेक ने पिछले दिनों ये कहा था कि वो अपनी जो प्रोडक्शन कट की जो पॉलिसी है वो उसको मेंटेन रखेगा, वो सप्लाई चेन को ऊपर की तरफ नहीं लेके जाएगा, जिसकी वजह से तेल की कीमतें आज भी हम देख रहे हैं कि वो $76 को अबूर कर चुकी हैं। तो ये सारा कंपाइल हो रहा है। अब देखिए, तेल की कीमतें जब ऊपर आती हैं तो डिफरेंट जो ऑयल रिफाइनरी या ऑयल की जो कंपनीज हैं, या चाहे आप नाम ले लीजिए, सऊदी अरामको का ले लीजिए, शेवरॉन ले लीजिए, मोबिल एक्सॉन ले लीजिए, और लातादार जो कंपनीज हैं ऑयल की, उनकी रेवेन्यू जनरेशन में इजाफा होता है और इसी वजह से इसका अल्टीमेटली जो रिफ्लेक्शन है वो आपकी स्टॉक मार्केट पे दिखाई देता है। और स्टॉक मार्केट आप देख रहे हैं कि S&P तारीख की बुलंद तरीन सतहों को क्रॉस कर गई है। मैंने पहले भी आपसे ये कहा था कि एक फार्मूला, एक पॉलिसी को एडॉप्ट कर लीजिए और उन बेसिस पे फिर आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करें। जैसे मैंने आपसे ये कहा कि जब तक दुनिया की बड़ी मुआशी कुव्वतें, जिसमें अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, यूरोपियन यूनियन, जापान, स्विट्जरलैंड, ये अपने शरह सूद में इजाफा नहीं कर देते, उस वक्त तक स्टॉक मार्केटों में डाउनफॉल नहीं आएगा। और यही कुछ हो रहा है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो मैं आपसे बातें कर रहा हूं। लोग अक्सर मुझे कहते हैं कि यार आप तेजी के खिलाड़ी बने हुए और आप मंदी की बातें ही नहीं करते, मार्केटें 100 पॉइंट गिर जाती हैं और आप कहते हैं कि तेजी हो रही है। तो मैंने उनसे यही कहा कि भाई, ये तेजी में आपको ले जाने के लिए मार्केटें गिरती हैं। एक हेल्दी करेक्शन, एक टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल होता है, आप टेक्निकल करेक्शन देखते हैं। हेल्दी करेक्शन मार्केट में नीचे की तरफ आती है और दोबारा मार्केटें ऊपर की तरफ चली जाती हैं, और आज यही कुछ हो रहा है और कई सालों, कई महीनों से यही सूरत हाल हो रही है। जरा सी मार्केट 100-150 पॉइंट नीचे गिरती है और वो मुझे कॉल करके कहते हैं, यासिन भाई आपने तो कहा था कि तेजी होगी। तो मैंने कब कहा है कि मंदी नहीं होगी? मंदी होगी, डाउनफॉल होगा, लेकिन आप उसको हेल्दी कनेक्शन तस्वुर करते हुए आप बाय चांस लीजिए, सेलिंग से चांस ना लें। तो यही थोड़ा सा एक फार्मूला, एक पॉलिसी है कि जब तक कोई इंटरेस्ट रेट, शरह सूद दुनिया का नहीं बढ़ेगा, उस वक्त तक स्टॉक्स फॉल डाउन नहीं होंगे, न स्टॉक्स फॉल डाउन होंगे और ना ही गोल्ड की कीमतों में खातिर खा कमी आएगी। गोल्ड के बारे में मैं आप लोगों से बहुत अरसे से बयान करता चला रहा हूं, जब से मार्केट 1800 या 1780 के करीब चलती रही, तो मैंने आप तमाम लोगों की खिदमत में यही बात की थी कि 1762 एक बैरियर था, डाउन साइड पे एक सपोर्टिंग लेवल था, उसके नीचे कि आप स्टॉप्स प्लेस करें या 1750 1750 के नीचे स्टॉप लगाएं और गोल्ड को बाय करें। और यही हुआ। पिछले दिनों मार्केट ने लो किया था 1753 का, और वहां से आज मार्केट 1815 पे गोल्ड की मार्केट चल रही है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया का इंटरेस्ट रेट तकरीबन 0 पे रखा हुआ है, पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटें बढ़ती चली जा रही हैं, तेल की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, और अल्टीमेटली पूरी दुनिया को जो लेके चलता है वो क्रूड ऑयल और एनर्जी प्राइसेस होते हैं। आज आप जाके देखिए, क्रूड ऑयल, ब्रेंट ऑयल, हीटिंग ऑयल और ये जितने भी अदर जो एनर्जी सेक्टर के जो आइटम्स हैं, वो सब अपनी ऊपरी सतहों पर चलते चले जा रहे हैं। उसकी एक वजह और भी है। उसकी वजह यह है कि सर्दियों का मौसम चल रहा है। कराची में भी, जो कि गर्म शहर तस्वुर किया जाता है, यहाँ भी थोड़ी कल बारिश की वजह से सर्द हवाएं चलने लगी। अब जब सर्दियों का मौसम आता है, आप लोकल देखिए, आपको गैस की जरूरत पड़ जाती है, आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। लोग अपने आप को हीट प्रोवाइड करने के लिए वो गैस हीटर चला रहे होते हैं, या गैस आपका गीजर चलता है, उसमें आपकी जितनी भी एनर्जी की नीड्स होती है वो डबल ट्रिपल हो जाती हैं। पूरे यूरोप में इस वक्त बर्फबारी हो रही है, अमेरिका में, कनाडा में और बहुत सारे हमारे नॉर्दर्न एरियाज में, जहां पर एनर्जी की डिमांड में इजाफा हो जाता है, मल्टीपल इजाफा होता है। और इसी वजह से जब तेल की, हीटिंग ऑयल की कीमतें बढ़ती हैं और अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट का रिफ्लेक्शन उसमें आता है और स्टॉक्स में भी तेजी आ जाती है। प्लस जितनी भी मैंने आपसे बातें की पहले, काफी अरसे से मैं कह रहा हूं कि जितनी भी हमारी ये मोबाइल इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, या हमारे इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां आजकल बनना शुरू हो गई, जैसे टेस्ला है, न्यू है और दूसरी बेतहाशा निसान, टोयोटा, ये सारी गाड़ियां जो है
वो अब बना रही हाइब्रिड कार, बैटरी से चलने वाली गाड़ियां, इलेक्ट्रिक कारें। ये सारी कारों में, इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में गोल्ड, सिल्वर, पैलेडियम, प्लैटिनम का बेतहाशा इस्तेमाल है। और हम ये समझते हैं कि जनाब ज्वेलरी के लिए जो पहना जाता है, खवातीन पहनती हैं, पाकिस्तान, इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल में जो है वो कल्चरल वैल्यूज बहुत ज्यादा हैं, शादियों का मौसम भी चल रहा है, उसमें हम देख रहे हैं कि गोल्ड की डिमांड में इजाफा होता है और गोल्ड इसी वजह से बढ़ता चला जा रहा है। तो दो तीन बातें आप अगर जहन नशीन कर लें तो आपको खुद पता चल जाएगा कि गोल्ड की कीमतों में इजाफा मुस्तकिल बरकरार रहेगा। एक कि शरह सूद में जो है वो इजाफा नहीं हो रहा है, ये आप बात समझ लीजिए, यानी इसको जहन नशीन कर लीजिए। सर्दियों का मौसम है, डिमांड में इजाफा है, एनर्जी सेक्टर में तेजी है, स्टॉक्स में तेजी है, तो व्हाई नॉट गोल्ड एंड सिल्वर एंड कॉपर, ये सब ऊपर की तरफ जा रहे हैं और कमोडिटी आइटम में मजीद तेजी दिखाई देती है। और उसकी वजह आपके सामने है, पूरी दुनिया जिस तरीके से पॉपुलेशन एक ग्रोथ होती चली जा रही है, उसमें डिमांड में इजाफा ही हो रहा है। और प्लस जिस तरीके से हमारे वहां पर 3G, 4G और अब 5G टेक्नोलॉजी आ रही है, इसमें भी इसी तेजी को देखा जा रहा है। तो बहरहाल ये सारे पॉइंट्स हैं जो आप जहन नशीन रखिए। और सांता रैली और जरा न्यू ईयर रैली और मंथली और ईयरली क्लोजिंग में स्टॉक्स में हमेशा तेजी रहती है। अच्छा, अब कुछ बात कर लेते हैं, बल्कि इससे पाकिस्तान स्टॉक से पहले मैंने आपको पहले ये भी बताया कि जनाब जो करेंसी आइटम है उसमें डॉलर की कदर कीमत में भी इजाफा हो रहा है वर्सेस जापानीज येन। आज जापानीज येन तकरीबन 115 येन इक्वल्स टू $1 हो गया है। अदरवाइज दूसरी तरफ हम ये देखते हैं, अब इसको भी ओमिक्रॉन से जोड़ रहे हैं कि चाइनीज येन जो 115 हो गया तो ओमिक्रॉन की खात्मे की वजह है या उसमें जो तब्दीली आ रही है। अच्छा, इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं जो करेंसी आइटम है जापानीज येन के अलावा यूरो, स्टार्लिंग, स्विस फ्रैंक, ये भी अपनी स्ट्रॉन्गर साइड पर हैं। डॉलर की कदर कीमत में कमी वाक़ई हो रही है और उसकी कमी की वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि अमेरिका ने अभी तक अपने शरह सूद में इजाफा नहीं किया है, तो इसमें तेज़ी बरकरार रहेगी, आप याद जहन में रखिएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं गोल्ड के हवाले से। गोल्ड के सुनने वाले मेरे बहुत ज़्यादा हैं, गोल्ड के बारे में मैं बताता ही रहता हूँ कि गोल्ड में तेज़ी है और उसकी वजूहात आपके सामने मैंने बयान की है। अभी भी टेक्निकल ग्राउंड्स पे और फंडामेंटल जो पॉइंट्स हैं हमारे पास, उसमें गोल्ड की तेज़ी ही करनी चाहिए। गोल्ड को ख़रीद के आप काम कीजिए, सेल आउट करके काम ना कीजिए। अगर आर्ली चार्ट पर अगर आप वर्चुअल ट्रेड करते हैं तो आर्ली चार्ट्स पर आप चेक कर लीजिए कि कौन से टेक्निकल लेवल हैं, यानी नीचे अगर आप 1795, 1785, 1760, 1750 के सपोर्टिंग लेवल हैं, इनके नीचे के आप स्टॉप्स प्लेस करके गोल्ड को बाय करके चांस लीजिए, सेलिंग ना करें। अदरवाइज आर्ली चार्ट पे तो आप बाय सेल हर वक्त कर सकते हैं, तो इसको आप देखिएगा। अच्छा, बात करते हैं पाकिस्तानी करेंसी, पाकिस्तानी स्टॉक के बारे में। कल भी पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट डाउनफॉल रही, 200 पॉइंट मार्केट में फॉल रहा और उसकी वजूहात जो सामने आ रही हैं वो मिनी बजट है। हम बहुत अरसे से सुन रहे हैं कि पाकिस्तान में जो एक अनसर्टेनिटी प्रिवेल कर रही है, हालांकि बहुत सारी इनिशिएटिव हुकूमत पाकिस्तान इमरान खान साहब ने ली। पाकिस्तान में रोशन डिजिटल अकाउंट का तख्लीक किया गया और तकरीबन 2 से 2.5 बिलियंस ऑफ डॉलर हमारे पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं, चाहे वो डॉलर अकाउंट खोल रहे हैं या पाकिस्तानी रुपया अकाउंट खोल रहे हैं, उसमें तकरीबन $2 बिलियन या उससे कहीं ज़्यादा पैसे आ चुके हैं। और बड़ी बातें हो रही थी कि जनाब पाकिस्तान में इन टर्म्स ऑफ रोशन डिजिटल अकाउंट में पैसे आएंगे तो डॉलर जो है वो कदर कीमत खो देगा और पाकिस्तानी रुपया अप्रिशिएट हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। फिर खबर आई कि जनाब IMF हमें 2 से 3 बिलियन डॉलर जो है वो फंड इंजेक्ट कर रहा है और फिर उसने बहुत सारी शराइत रख दी, कुछ नहीं हुआ। फिर सऊदी अरब की तरफ से खबर आई कि 4.2 बिलियन ऑफ डॉलर पर सऊदी अरब पार्किंग करेगा हमारे डिफरेंट सेंट्रल बैंक्स में और लोकल बैंक्स में, लेकिन उससे भी कोई खातिर खा इजाफा नहीं हुआ। पाकिस्तानी करेंसी डेप्रीशिएट होती चली जा रही है और पाकिस्तान में जो अदर करेंसीज हैं, ख़ास तौर पे प्राइम करेंसी जो US डॉलर है, उसकी कदर कीमत में इजाफा इंतहा का हो चुका है। और तकरीबन ये साल ख़त्म होने वाला है, 2021 जब शुरू हुआ तो उस वक्त जो डॉलर और जो हमारे यहाँ चल रहा था वो 150-152 रुपये था, आज 180 रुपये को क्रॉस कर गया है, जो कि तकरीबन 15% डिक्लाइन कर गई है पाकिस्तानी करेंसी। ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारी बातें आ रही हैं कि जनाब अगस्त के महीने में जब अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौजें या नेटो अलाइंस चले गए तो उसके बाद बहुत ज़्यादा स्मगलिंग शुरू हो गई, पाकिस्तान से डॉलर अफ़गानिस्तान जाने लगा और पाकिस्तान के ऊपर ये आवाज़ आई कि जनाब FIA और पुलिस बड़ा ज़बरदस्त एक्शन ले रहे हैं और जो मनी लॉन्डर है या स्मगलिंग हो रही है उसको कंट्रोल किया जा रहा है।
मेरा सवाल सिर्फ यही है कि अगर FIA या पुलिस कंट्रोल कर रही है तो रुपया हमारा $180 और 185 रुपए क्यों हो रहा है? 185 तक ट्रेड होने की जो है वो आवाज़ें आ रही हैं कि 185 रुपए तक पे पाकिस्तान में डॉलर हो चुका है। तो अगर FIA कोशिश कर रही है तो इसको तो 120 रुपए 125 रुपए होना चाहिए ना। तो इसका मतलब है कि हमारी पुलिस, हमारी FIA, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज इस हवाले से टोटल फेलियर की तरफ चली गई हैं कि ना तो उनसे ये चीज़ें कंट्रोल हो पा रही हैं, और इवन कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री है, वो भी टोटल फेलियर की तरफ दिखाई दे रही है। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में जो रुपया हमारा डेप्रिशिएट होता चला जा रहा है। और अक्सर लोग कहते हैं कि जनाब करेंसी जो किसी मुल्क की डेप्रिशिएट होती है तो आपकी एक्सपोर्ट बढ़ जाती है। तो हमारी ना तो एक्सपोर्ट बढ़ पा रही है, हमारी इंपोर्ट बढ़ती चली जा रही है। इस इंपोर्ट के बढ़ने की वजह से, स्मगलिंग की वजह से, हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज के फेलियर की तरफ से आज रुपया पाकिस्तान में डॉलर 181-185 रुपीस का हो चुका है, और इसका कहीं रुकने का इरादा दिखाई नहीं दे रहा है। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ना तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री फेलियर की तरफ जा रही है। काफी अरसे से मैं आप तमाम लोगों की खिदमत में यह बात पेश कर रहा हूं, पाकिस्तान के बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट बैठे हैं वो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो क्रूड ऑयल है, जो हमारा कोर इंपोर्ट है, ओके, इसको हम इंपोर्ट करते हैं ताकि हमारी गाड़ियां, हमारे ट्रक्स, हमारे टैंक्स, हमारे जंगी जहाज चल सकें। लेकिन हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि गैर जरूरी चीजें जो है हम इंपोर्ट कर रहे हैं। हम मतलब क्रॉकरी से लेके एक गैर जरूरी जो गाड़ियां हैं वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। बाहर से लग्जरी गाड़ियां आ रही हैं, लग्जरी बच्चों की चॉकलेट्स, बेतहाशा खुर्दो नोश की अशिया जो है हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जिनके बगैर हम जिंदा रह सकते हैं। हम ये कह रहे हैं कि जनाब फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जब तक पाकिस्तान की मुआशी हालात बेहतर नहीं हो जाते, आप इंपोर्ट को 100% आप ये जो गैर जरूरी चीजें, इनको इंपोर्ट को बैन कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। ये क्यों हम इतना ज्यादा इंपोर्टेड आइटम पर रिलाय कर रहे हैं कि जनाब जब तक बाहर की चीज, हम चॉकलेट नहीं खाएंगे तो क्या हम मर जाएंगे? हम नहीं मरेंगे, हम इकोनॉमिकली ग्रो करेंगे। तो मेरी जो दरखास्त है कॉमर्स मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री से, और हमारी जो एजेंसीज हैं, FIA है, पुलिस है, कि वो इन चीज़ों को कंट्रोल करे ताकि हमारे पाकिस्तानी रुपए पे जो इतना एक्स्ट्रा एक प्रेशर आया हुआ है, ये प्रेशर रिलीज हो। पाकिस्तान में जो महंगाई एक तूफान जो है वो बोतल से जिन बाहर आया हुआ है वो खत्म हो सके। तो ये तमाम हमारे जब तक हुकूमती इदारे दुरुस्त नहीं होंगे उस वक्त तक कुछ भी नहीं हो सकेगा। गैर जरूरी अजनास, गैर जरूरी चीजों को हमें कहना पड़ेगा से नो टू इंपोर्टेड आइटम। तो तब जाके हमारा पाकिस्तानी रुपया कहीं स्ट्रांग होगा। हम अपने बरादर मुल्क को देख रहे हैं, टर्की में पिछले दिनों यही टर्किश लीरा जो है 18, 18.5, 19 लीरा का $1 हो गया था। वहां पर उन्होंने कंट्रोल किया, गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन किया, और आज हम देख रहे हैं कि 10 से 11 लीरा का $1 है। कहां 18 और 19 लीरा से गिर के वो 10 और 11 तक आया। जब टर्की ये काम कर सकता है तो वाई नॉट पाकिस्तानी हुकूमतें भी ये काम कर सकती हैं। लेकिन एक इरादा होना चाहिए, विल होना चाहिए, ताकि हम अपने मुल्क को, हम अपनी माशी कुव्वत एक बढ़ सकें, हम अपनी एक्सपोर्ट को बेहतर कर सकें, ना कि हम इंपोर्ट को बेहतर कर रहे हैं। पिछले 3 से 4 साल से हम देख रहे हैं कि हुकूमत इस हवाले से फेलियर की तरफ दिखाई दे रही है। पहले असद उमर साहब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बने, फिर हफीज शेख साहब बने, फिर हमाद अजहर साहब बने, अब चौथे शौकत तरीन साहब बन गए, वो सेनेटर भी बन गए, लेकिन इनसे ये संभाला नहीं जा रहा है। लेकिन मैं सिर्फ आप इस तवस्सुस से, इस चैनल के तवस्सुस से यही कहूँगा कि इसको जल्द अज जल्द कंट्रोल करें, इससे पहले कि पानी सर से गुजर जाए। हमारे पास कोई ऐसी पॉलिसी हमें नजर नहीं आ रही है कि हम अपने आप को बेहतर कर सकें। IMF और सऊदी अरब और अरब कंट्रीज या मलेशिया के रहमो करम पर हम बैठे रहते हैं कि वो हमें फंड करेंगे या चाइना हमें फंड करेगा तो हम अपने कमाशी हालात को बेहतर करेंगे। इंसान को खुद उठना पड़ेगा, हमें खुद कहना पड़ेगा से नो टू इंपोर्टेड आइटम। न सिर्फ आवाम को बल्कि हुकूमती इदारों की तरफ से इसके ऊपर एक चैलेंज को कबूल करते हुए एक जबरदस्त, एक पूरी मीडिया ट्रायल, मीडिया पे इसको चलाना चाहिए कि लोग इंपोर्टेड आइटम ना खरीदें। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि हमारे जितने भी जो मार्ट बने हुए बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, उनके रैक्स भरे पड़े हैं इंपोर्टेड आइटम से। जब तक इन इंपोर्टेड आइटम को डिक्लाइन नहीं किया जाएगा, जीरो नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक हमारी करेंसी स्ट्रांग नहीं होगी, और ना ही हमारी जो स्टॉक मार्केट रिफ्लेक्ट करती है, ना ही स्टॉक मार्केटों में कोई करंट या पोटेंशियल दिखाई देता है। तो बहरहाल मेरी रिक्वेस्ट ये तमाम लोगों से ये है अक्रॉस द बोर्ड पाकिस्तान में कि से नो टू इंपोर्टेड आइटम, बी पाकिस्तानी एंड बाय पाकिस्तानी।
बहरहाल ये कुछ बातें आपके साथ शेयर की, कुछ तवालत पकड़ गई, इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे और देखेंगे कि आज जो मार्केटें हैं, जाहिर है आज 4 दिन के बाद 100% पूरी दुनिया ओपन है, सीन ऑन है। आज देखते हैं कि मार्केट में भरपूर वॉल्यूम रहेगा और क्या सूरत हाल रहती है। जाते हुए आप तमाम लोगों से गुजारिश, इस यूट्यूब चैनल को जिसका नाम एन आई ऑन मार्केट बाय यासीन और yasinanalysis.com का जो प्लेटफॉर्म है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि ये उर्दू सहल अंदाज में लोगों को इससे आगाही फराहम हो सके। थैंक यू, खुदा हाफिज़।